हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम जो है एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। नीट हो, जेईई मेन हो, जेड एडवांस हो, जनरली जो देखा गया है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो करने लायक आते हैं, रिलेटिवली आसान आते हैं और स्कोरिंग चैप्टर होता है। ये चैप्टर तो हमें हमारा स्कोरिंग रखना ही है, ठीक है। तो इसका रिवीजन और अच्छे तरीके से करेंगे। आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ में फॉर्मूले भी नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का रिवीजन कर लिया, ठीक है ना। उसमें हमने जैसे पूरा विजुलाइज करके पढ़ा। देखो, जैसे आप गॉस लॉ का रिवीजन देखोगे तो उसमें एक एक गॉसियन सरफेस कैसे लेना होता है, पूरी चीज आपको विजुलाइज करा दी रिवीजन में भी। उसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम काफी कुछ विजुलाइज करके देखेंगे ताकि रिटेंशन ज्यादा होगी। यार टेक्नोलॉजी का यही तो कमाल है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की देन है ये, ठीक है। चलिए रिवाइज करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या रिवाइज करेंगे इस वीडियो में? अपन इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, फिर उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, फिर उसके बाद में ओम्स लॉ करेंगे, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रिवाइज करेंगे इस रिवीजन लेक्चर में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यू चैप्टर, न्यू जोश के साथ में रिवाइज करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट बेसिक। तो यार एक कंडक्टर है, उसमें कुछ चार्ज है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन में जो है चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, देखिए पूरा विजुलाइज करके समझ रहे हैं, पूरे फ्लो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी गिवन एरिया इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू दैट एरिया इन यूनिट टाइम। इस एरिया से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। दूसरे शब्दों में बोले तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। चलिए अब ये रेट है, इलेक्ट्रिक करंट एक रेट है, तो रेट तो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, दैट इज कूलम पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, कन्वेंशनली उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है, पता है हमको, रिवाइज भी कर लिया। नेगेटिव के अपोजिट ली जाती है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में ली जाती है। चलिए अब देखते हैं स्टेडी करंट क्या होता है। मान लो एक ऐसा कंडक्टर है, कुछ ऐसा कंडक्टर है, तो स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट होता है करंट, फॉर स्टेडी करंट करंट इज सेम थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट है वो सेम होगा, वो स्टेडी करंट कहलाता है। बेसिकली स्टेडी करंट में हर क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट सेम होता है। चलिए अब देखते हैं हम करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू दी करंट। तो जे से डिनोट करते हैं इसको, दैट इज ए आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, आई अपॉन ए परपेंडिकुलर करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लिया जाता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन फ्लो कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन में लिया जाता है। तो आई जो हो जाएगा ना वो जे डॉट ए हो जाता है। देखिए करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। और करंट जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यार कई बार ये डायरेक्टली भी पूछ जाता है, करंट स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी? ये स्केलर क्वांटिटी भैया करंट, ठीक है ना। चलिए तो भाई यहां पर हम करंट डेंसिटी देख सकते हैं, यहां पर करंट तो सेम है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, इस जगह पर एरिया ज्यादा है, करंट डेंसिटी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, और यहां पर करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा क्योंकि एरिया सबसे कम है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन, ये तो बेसिक्स हैं, क्विक 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 रिवीजन कर रहे हैं। देखो इन वीडियोस में अपन क्या करेंगे, थ्योरी 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 रिवाइज कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, ताकि क्या आपका थ्योरी तो एक स्ट्रेच में रिवाइज हो जाए, फिर अपन क्या करेंगे, फिर क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि क्वेश्चंस एक साथ हो जाए, थ्योरी एक साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो यार एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग गई, तो इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी थोड़ी फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगी, तो वो ड्रिफ्ट करेगा तो उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। इट इज ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इनटू टाउ। टाउ क्या है? टाउ इज एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। जो दो कोलिजन हो रहे हैं ना उनके बीच का समय है ये टाउ, ठीक है। तो देखो ई फोर्स हो गई बाय एम एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन टू टाइम वेलोसिटी हो गई। मैग्नीट्यूड देखें इसका तो ई बाय एम इनटू टाउ। टाउ है दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, ठीक है। आप ये पूरा लेक्चर जो है, पूरा इसका डेरिवेशन और पूरा ढंग से पूरा लेक्चर तो रिवाइज कर रहे हैं अपन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पूरा लेक्चर आप ई सरल ऐप से देख लें। इसका ई सरल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, डाउनलोड करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर है वो देख लें। बहुत अच्छे से पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कैसे करते हैं। बहुत प्यारा विजुअलाइजेशन करा रखा है, मजा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है ना। चलिए, तो वी ड्रिफ्ट हो गया ई बाय एम इंटू टाउ। चलिए, अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्तेदारी होती है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिश्तेदारी होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट होता है NEAVD। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया इस कंडक्टर में। ई क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ए। और वीडी क्या होती है? वीडी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिवाइज्ड, आई इज इक्वल टू NEAVD। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन का केस इसलिए ले रहे हैं इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स है, कोई दूसरे चार्ज कैरियर्स होंगे तो उनका चार्ज आ जाएगा। एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से करंट निकालना है, और वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको तो डेफिनेटली नोट कर ही लें। I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं ओम्स लॉ। अभी पहले माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वीडी होती है ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है ना। अब अगर इसमें आई को NEAVD डाल दें, और बेसिकली अगर इसमें हम आई को NEAVD डाल दें और आई के नीचे ए ले जाएं तो आई बाय ए तो जे हो जाएगा। तो जे के टर्म्स में अगर ये फॉर्मूला लिखें, जे के टर्म्स और वीडी की वैल्यू डाल दें ई बाय एम ई, वीडी की वैल्यू ई बाय एम ई इंटू टाउ डाल दें तो ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू जे, ठीक है ना। तो एन एंड टाउ आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो ये एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और टाउ भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये जो है ना इस क्वांटिटी को एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ले लेते हैं रो। दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ये रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल हो गई। तो देखो E इक्वल टू रो जे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इक्वल टू रो जे, इसको याद रखेंगे, नोट भी करेंगे। E इक्वल टू रो जे, ये ओम्स लॉ होता है। अरे भाई माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में ओम्स लॉ होता है ये, E इक्वल टू रो जे, ठीक है। रो इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक और कभी कभार आ जाता है कंडक्टिविटी। अभी तो हमने रेजिस्टिविटी देखी, कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो यार E इक्वल टू रो जे था, E इक्वल टू रो जे, 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 ठीक है ना। और J इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा। फिर यार रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा है तो J इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा। तो कई बार कंडक्टिविटी भी दे देते हैं, इसलिए हमने इसको भी रिवाइज कर लिया हाथों हाथ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। डिपेंडेंसी ऑफ रो ऑन टेम्परेचर। अभी रो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर पे भी आए थे और रो पे भी आए थे। रेजिस्टेंस वाले पे ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो, तो रो इतना होता है, ठीक है। रो इक्वल टू रो एट टेम्परेचर T इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये अल्फा क्या है सर? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये डेल्टा टी क्या होता है, टी माइनस टी नॉट बोल लो इसको। जिस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टिविटी है ये वो टी और ये रो नॉट टी नॉट पर है। तो यार रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, जैसा कंडक्टर्स में होता है। अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगी, जैसा सेमीकंडक्टर्स में होता है। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू रो नॉट इज रो टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी क्या होती है? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप, अभी आपका सोने उठने का शेड्यूल जो है वो सही चल रहा है क्या? मतलब अभी काफी सारे बच्चों से हम बात करते हैं ना, अभी जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, 3-4-5 महीने बाद एग्जाम है, 2-3 महीने बाद एग्जाम है, तो क्या है अब अपना बॉडी का शेड्यूल थोड़ा सा है ना हमने को सही मेंटेन करना पड़ेगा। यार देखो मैं जब पढ़ता था ना तो मैंने अपने सोने का शेड्यूल रख रखा था 10 से 5। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई अच्छी होती थी। हो सकता है आपकी बॉडी किस टाइम पर बेटर परफॉर्म करे, कैसे करे, हर की बॉडी अलग अलग परफॉर्म करती है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है ना कि जो आपका एग्जाम टाइम है ना, जैसे मान लो आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो यार अभी 9:30 से 12:30 जेई मेंस का जो नए एनटीए पैटर्न के हिसाब से जो है 9:30 से 12:30 हो सकता है वो, या फिर आपका जब जे एडवांस का होगा तो 9 से 12, 2 से 5। तो इन टाइम पर क्या है, सोने की आदत मत रखना। आपके नीट का टाइमिंग हो सकता है, तो इन टाइम पे ना सोने की हैबिट मत रखना अब, क्योंकि क्या है कि बॉडी वैसे ट्रेन हो जाती है। ठीक है, इन समय पर अपनी सोने की अगर आपकी हैबिट है तो उसको बिल्कुल हटा देना। क्योंकि यार क्या होता है, अभी हम सोते हैं उस टाइम पर बॉडी ट्रेन हो जाती है, फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट भी देते हैं ना। मान लो हमने प्रैक्टिस दे दिया 9 से 12, 2 से 5, तो हमारी बॉडी परफॉर्म ही नहीं कर पाती है, फिर हमारे नंबर भी कम आते हैं। हमको लगता है यार ये क्या हो रहा है। और फिर ये सेम इफेक्ट जब आपका मेन एग्जाम होता है ना, जेई मेन का हो, जे एडवांस का हो, नीट का हो, किसी का भी हो, वहां भी देखने को मिलता है। तो सोने उठने का जो शेड्यूल है ना, अब वो धीरे 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 करके हम सही करते जाएंगे। ठीक है, एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा हाउ टू ट्रेन योर बॉडी। हम हमारी बॉडी को कैसे ट्रेन करें, एकदम एग्जाम के लिए कैसे ट्रेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज। इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, पर अभी तो आप बॉडी को सुलाना बंद कर दें एग्जाम टाइम के दौरान में। ठीक है, चलो रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। अरे ये बॉडी अलग है, हमारी बॉडी की बात अलग हो रही थी। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी समझते हैं, देखो रिवाइज करते हैं। यार मान लो एक कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसको चीरते हुए करंट जा रहा है। एल लेंथ के कंडक्टर को हमने लिया है, एल लेंथ का पार्ट लिया है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो आर इक्वल टू रो एल बाय ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर अलोंग आई, जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा है ना, वो लेंथ है एल। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू आई, जिसको ये करंट काटते हुए चीरते हुए जा रहा है ना, जिसको करंट चीरते हुए जा रहा है, वो एरिया है ए। रो तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, ठीक है ना, रो एल बाय ए। तो देखो रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सॉरी हाँ सही है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, पर आर बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यार रो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां पर चल जाऊं, यहां पर चल जाऊं, रो अगर ये मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसकी लेंथ आधी ले लूं, अगर मैं इसकी लेंथ आधी ले लूं, मान लो L/2 ले लूं, तो देखो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस यार शेप एंड साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। ये बॉडी की प्रॉपर्टी की, बॉडी कैसी ली है आपने, कॉपर लिया आपने, है ना, मैंने कॉपर का इतना बड़ा तार लिया, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, मैंने आधा ले लिया तार, बाकी आधा आप फेंक दिया, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर की सेम रहेगी, चाहे इस आधे की हो चाहे इस आधे की हो, ये समझने की बात है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं रो इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड आर इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कंडक्टेंस क्या होता है, गैस कर ही लिया होगा, 1 रेजिस्टेंस होता है। इसका यूनिट होता है मो, MHO। रेजिस्टेंस का होता है ओम, इस कंडक्टेंस का होता है मो। ठीक है ना, ओम -1। ठीक है, चलिए ओम की पावर -1। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं इसमें। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो देखो ये तो वही हो गया यार, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है T2 माइनस T1।
T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस है, T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस है। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो हमें अल्फा की वैल्यू दी जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन दे देते हैं, R1 दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जरूर से ध्यान रखें, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यार ये रजिस्टर के ना कलर कोडिंग भी आ जाती है, ये हमको पता होना चाहिए कलर कोडिंग। तो ये कोडिंग होती है कलर की, ये 4 बैंड होते हैं इसमें, 1 2 3 4। तो ये इसको याद रखने का तरीका भी होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो देखो ये जो पहला जो होता है ना, ये टेंस डिजिट का नंबर बताता है। येलो मतलब हो गया 4, तो 4, इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। वायलेट मतलब हो गया 7, तो 7 इंटू, तीसरा होता है 10 की पावर वाला ब्राउन, ब्राउन मतलब 10 की पावर 1, और चौथा होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस गोल्ड, सबसे बढ़िया वाला होता है गोल्ड। यार वैसे भी सबसे बढ़िया गोल्ड ही होता है ना। कोई आपसे पहले यार बोले गोल्ड खरीदना है कि सिल्वर खरीदना है कि कुछ नहीं खरीदना है, तो सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, गोल्ड खरीदेंगे। तो गोल्ड में सबसे कम टॉलरेंस होती है, तो 5% टॉलरेंस है, मतलब एज उसकी 5% प्लस माइनस 5% का वेरिएशन आ सकता है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में 5% का वेरिएशन आ सकता है। या सिल्वर होता तो 10% का वेरिएशन आ जाता, कोई कलर नहीं होता तो 20% का वेरिएशन आ जाता। तो समझ गए, कलर से रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे कलर कोडिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ। सर अभी तो देखो ओम्स लॉ, अरे हमारी पसंदीदा फॉर्म का ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है करंट, और R क्या होता है रेजिस्टेंस। तो यार V इक्वल टू आई आर कहता है कि अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्टेज लगाई ना, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो करंट I जो इसमें फ्लो होगा वो होगा V इक्वल टू आई आर के हिसाब से। तो करंट जो फ्लो होगा वो V बाई आर फ्लो होगा। या फिर दूसरे तरह से बोले, अगर I करंट जा रहा है R रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR का होगा। तो V वर्सेस I का ग्राफ बनाए, V वर्सेस I का ग्राफ बनाए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी स्लोप V बाय I की स्लोप जो है रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, चलिए क्या सर ये ओम्स लॉ हमेशा फॉलो करता है क्या? जो मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उसको ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो कई बार ओम्स लॉ, कई मटेरियल्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, कई बार हमको डेविएशन मिल जाता है कि जैसे V बाई आई का किसी मटेरियल के लिए ग्राफ बनाए ना, तो वो ऐसे हो जाएगा, डेविएशन हो जाता है वो, उसका स्ट्रेट लाइन की प्रोपोर्शनलिटी नहीं होल्ड कर रही है जैसे इसमें। ठीक है ना, कई केसेस में करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे, ऐसा भी ग्राफ मिल जाता है। जैसे GAAS में ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है। तो ये लोग जो है V प्रोपोर्शनल टू I वाला रूल लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो देखिए हमने बेसिक चीजें रिवाइज कर ली। ठीक है, अगले वीडियो में हम सर्किट सॉल्विंग सीखेंगे कि सर्किट सॉल्विंग रिवाइज करेंगे, बेसिकली कैसे रिवाइज करते हैं। देखिए आपकी और भी कोई नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो जो आप हमसे डिस्कस करवाना चाहते हो, तो उसको है ना कमेंट्स में लिख दें। ई सरल एजुकेशन में जो है ना क्रांति ला रहा है यार, एक क्रांति ला रहा है, हमें घर घर तक एजुकेशन पहुंचानी है, अफोर्डेबल रेंज में एकदम। मतलब आप सोच के देखो, जेई नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी ई सरल ने टेक्नोलॉजी का फुल यूज करते हुए 50 to 60 रुपीज पर डे की कॉस्ट में कर दिया। आप सोच के देखो पूरे, मतलब आप टीचर्स देखो, एनके गुप्ता सर मैथ्स पढ़ाते हैं, प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तीनों टीचर जो है आपके IITians हैं। स्टडी मटेरियल आप देखो पूरा वेल डिजाइंड, आपके घर तक पूरी कोटा की पेडागोगी पहुंच रही है। जो कोटा के जो सक्सेस फॉर्मूले है वो आपके घर तक पहुंचाए जा रहे हैं सीधे के सीधे। अभी पूरा वेल डिफाइंड एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी एजुकेशन मिल रही है। ठीक है यार, आप लोग ही मदद करोगे इस क्रांति को फैलाने में, आप लोग ही करोगे। तो उसको फैलाओ, घर घर तक एजुकेशन हमको पहुंचानी है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो हमको कमेंट्स में लिख के दो, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको सब्सक्रिप्शन और ये बेल आइकन के थ्रू ही मिलेंगी आगे। चलिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट सॉल्विंग के रिवीजन वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और नोट करते रहिए सारी चीजें।
ऑल द बेस्ट।